जिस शीर्षक को देखकर या पढ़कर आपने यह प्रोग्राम देखना शुरू किया है, आपके दिमाग में उसके समानांतर एक बात घूम रही होगी कि एक ऐसा राजनीतिक माहौल जिसमें एक राजनीतिक पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ पिछले 10 सालों से इस देश की सत्ता पर काबिज हो और जिसके खिलाफ कोई भी बड़ा मुद्दा जनमानस में कोई जगह न बना पाया हो, और इसी के साथ ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट अपने अपोजिशन पार्टी को घेरने, उनको जेल भेजने और उनके इर्द गिर्द कानून का जाल बिछाने में कामयाब हो गए हों, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कहे जाने वाले इस मीडिया उसके गुणगान में लगा हो, और इसी के साथ इस देश का कारपोरेट घराना एक दीवार बनकर उसके सामने खड़ा हो, और जो 400 पार के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी जता रहा हो, ऐसी पार्टी के लिए चुनाव के बाद खत्म हो जाने की बात वाकई आपको हर्षात्मक लगती होगी, लेकिन जिस तरीके का तथ्य और आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, वो वाकई आपको चौंका देगा और इस बात पे आपको विश्वास दिला देगा कि 2024 के बाद बीजेपी खत्म होने वाली है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दे की बात। और आज इस प्रोग्राम में हम जिस मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करेंगे वह मुद्दा यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी खत्म हो जाएगी। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास को देखें तो चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो जनता पार्टी हो, या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्माण हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक लीडरशिप को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक विचारधारा समर्थित पार्टी के तौर पर की जाती रही है, और जिसमें यह माना जाता है कि बीजेपी में शामिल होने वाले अधिकतम लीडर्स जिनकी ट्रेनिंग बकायदा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने कार्यशाला में होती है, वहां प्रचारक के तौर पर काम करते हुए और इस देश के अलग अलग स्थानों पे घूमते हुए इस देश की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को समझते हुए जिस तरीके के राजनीतिज्ञ अपने आप को परिपक्व करके बीजेपी में शामिल होते हैं और अपनी सोच को एक यथार्थ का रूप बीजेपी के माध्यम से चुनाव लड़कर जो प्रस्तुत करते हैं, ऐसे की जाती हो। शुरुआती दौर के चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे वो गोलकर हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, या अनेक जो लीडरशिप जो परिपक्व हुई है या जिसने बीजेपी के अंदर बीजेपी को मजबूत किया है, वो वाकई तौर पर वैचारिक तौर पर एक मत की पार्टी जिसकी विचारधारा कहीं ना कहीं संघ समर्थित रही है। और आप यह भी याद करेंगे कि यही कारण है कि बीजेपी की अपनी मजबूती, उसका जो कैडर है, जो उसका कार्यकर्ता है, एक वैचारिक समानता रखता है, और किसी तरीके का स्टेटमेंट, किसी भी तरीके से एक बीजेपी के लीडर द्वारा अगर दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसी तरीके के स्टेटमेंट के साथ जो दूसरी बैकएंड लीडरशिप होती है उसको समर्थन देती है और एक आवाज में एक बात कहते हुए यह पार्टी नजर आती है। और शायद यही पहचान बीजेपी की रही है जो अब तक बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दर्ज कराती है। लेकिन 2024 का इलेक्शन कुछ और कहने लगा है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो यह बात वाकई अतिशयोक्ति होगी जिसकी संभावना काफी कम है। लेकिन अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पे ना बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ना संघ चुनाव लड़ रहा है, ना ही बीजेपी की विचारधारा चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं उनके साथ सरकारी संस्थाओं का
अपना अस्तित्व। उनका चुनाव लड़ रही हैं उनके पीछे खड़े हुए अंडानी अंबानी के साथ एक कारपोरेट संगठन जो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो जितनी प्रताड़ना विपक्ष ने सही है इन 10 सालों के दौरान, उससे कई गुना प्रताड़ना, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे हो, उनको भी सहनी पड़ेगी। लेकिन इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल इस समय है उसमें नरेंद्र मोदी का हारना मुश्किल लगता है। लेकिन इतिहास कई बार ऐसी इस तरीके से मौजूदगी दे चुका है, एक दस्तक दे चुका है कि उसने बहुत दिग्गज नेताओं को हराया है, दिग्गज पार्टियों को धूल चटाई है और फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर जो है कि जनता ने उनको अपने वोट के माध्यम से पहुंचाया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जिस तरीके के कैंडिडेट्स बीजेपी ने इस 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारे हैं, उनके जीतने के बाद बीजेपी की अपना जो अस्तित्व है वो कहां रहेगा, वैचारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। क्योंकि बीजेपी ने कि अगर कैंडिडेट्स की बात आप करें तो फर्स्ट लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने 195 नामों का जो ऐलान किया था, उसमें 80 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका अपना कोई आरएसएस बैकग्राउंड नहीं था, और उसमें से 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका बीजेपी से पहले कोई संबंध नहीं रहा है, वो अन्य पार्टियों से आए हुए कैंडिडेट थे। इसी के साथ जो सेकेंड लिस्ट में 72 नामों की घोषणा की बीजेपी ने, उसमें 36 जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अपना कोई बैकग्राउंड आरएसएस के साथ नहीं रहा हो, और 28 कैंडिडेट्स लगभग ऐसे हैं जिनका बीजेपी से कोई वास्ता पिछले नहीं रहा हो। इसके बाद जिस तरीके के नाम, चाहे वो तरीके से थर्ड लिस्ट में 9 नामों की घोषणा हो, चौथे लिस्ट में 15 नामों की घोषणा हो, फिफ्थ लिस्ट में 111 नामों की घोषणा हो, यानी इन तीनों लिस्ट में जो 135 कैंडिडेट्स की घोषणा या अपने जो उम्मीदवार बीजेपी ने इस चुनाव में उतारे हैं, उसमें 70 ऐसे हैं जिनका अपना बैकग्राउंड आरएसएस से नहीं रहा है, और उनमें से 35 से 40 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अलग अलग दलों में घूमते रहे हैं, पार्टियां चेंज करते रहे हैं और उसके बाद इस समय बीजेपी में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी में इतना दम होता, अगर उनको 400 के पार पर इतना विश्वास होता और उनके अपने कामों पर इतना विश्वास होता, तो दूसरे दलों से लेकर वो ऐसे नेताओं को टिकट क्यों देते जिनका अपना बैकग्राउंड बीजेपी के विचारधारा से नहीं रहा है, और ना जो आरएसएस के अपने विचारधारा से सहमत हैं, ना बीजेपी के अपने आइडियोलॉजी से सहमत हैं। उनका अस्तित्व सिर्फ ऐसे है कि अपने क्षेत्र में वो एक ऐसे गद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो वोट ला सकते हैं और जिनकी विनिंग क्षमता ज्यादा है। तो क्या बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर डरी हुई है? और उसका डर इस बात की तरफ संकेत भी करता है कि जिस बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आंदोलन को मजबूत किया है या अपनी पार्टी को मजबूत की है, बीजेपी कांग्रेस के अन्य भ्रष्टाचारों को रेखांकित करते हुए अपना चुनाव प्रचार करती है। लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टियों में एक गद्दावर नेता के नाम से जाने जाते थे, उनको किसी भी तरीके से अपने पास बुलाना, ईडी या सीबीआई का डर उनको दिखाकर अपनी पार्टी को ज्वाइन कराना, उसके बाद उनको टिकट देना और उसके बाद उनको चुनाव लड़ाकर 400 पार के नारे को समर्थित करना, शायद यही रणनीति बीजेपी की लग रही है। चाहे वो नवीन जिंदल हो,
जिंदल परिवार जिसका संबंध कांग्रेस के समय में कोयला घोटाले से संबंध रखता हो, चाहे वो अजीत पवार हो जिसने एनसीपी को तोड़कर, जिस पे मोदी बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र में जिस तरीके का पोर्टफोलियो उनको दिया गया है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से ज्यादा सीटों को जीतने की जो कवायद बीजेपी की लगी हुई है, उसमें एक अहम रोल निभाते हैं अजीत पवार, जो कि एनसीपी को तोड़कर अपने पास लाए गए हैं और उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर उनको बिल्कुल साफ सुथरा कर गया है। और अब ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं उनके खिलाफ खामोश दिखती है। और सारे बड़े नाम अभी आप देखेंगे कि कैसे झारखंड में हेमंत सोरेन, जो कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ दो हाथ करने के बाद उनके ही भाभी रीता सोरेन को बीजेपी में शामिल कराकर उनको तुमका से टिकट देकर चुनाव लड़ाने की तैयारी, ये जितने भी निर्णय बीजेपी के इस चुनाव में दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब यह दूसरे पार्टियों से उधार लिए हुए कैंडिडेट्स या भ्रष्टाचार से लिप्त कैंडिडेट जीतकर बीजेपी के अपने सांसद बनेंगे और जिनके आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, क्या बीजेपी अपने विचारधारा को उसी तरीके से टिका पा रही है? क्योंकि अगर वर्तमान समय में देखें तो जिस तरीके से बीजेपी का कैडर या आरएसएस के नजर आते थे, वही राजनीतिक कार्यकर्ता अब उन्हीं उधार के लिए वे कैंडिडेट्स के पीछे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और उनको ठीक ठाक बताते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी की अपनी विचारधारा का क्या, संघ की अपनी विचारधारा क्या? तो क्या सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विचारधारा और अपने मूल्यों को खूंटी पर टांगकर सवाल सिर्फ सत्ता का लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और 2024 के बाद बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनेगी जिसमें ना कोई विचारधारा होगा, ना कोई मूल्य होंगे, सवाल सिर्फ सत्ता का होगा, सवाल नरेंद्र मोदी का होगा और उसके साथ सवाल उस कॉरपोरेट का होगा जो बीजेपी के पीछे या नरेंद्र मोदी के पीछे एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या 2024 के बाद विचारधारा के आधार पर बीजेपी खत्म होने वाली है? इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।